इंडियन आर्मी के आधिकारिक एक्स अकाउंट ADGPI इंडियन आर्मी से ये पोस्ट 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:21 पर किया गया था। साथ में लिखा गया #पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। सेना ने पोस्टर शेयर किया जिस पर लिखा था ऑपरेशन सिंदूर। भले ही इंडियन आर्मी की तरफ से उस वक्त तक इतनी ही जानकारी साझा की गई हो, लेकिन पूरे देश और दुनिया को पता चल चुका था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला ले लिया गया है। भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक छोटा सा बयान भी जारी किया और कहा कि ये न्याय की स्थापना के लिए किया गया है, नॉन एस्केलेटरी है अपने नेचर में, यानी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं है। 7 मई की सुबह 10:30 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ प्रेस के सामने आए। मिस्री ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ये बदला था। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने 2 हफ्तों में आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के बजाय भारत पर ही इल्जाम लगाए, इसलिए भारत को कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स ने इस ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी दी। जितनी भी स्ट्राइक्स हुई उन सभी के वीडियोस भी प्रेस के सामने रखे गए। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज़्यादातर देशों की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए थे। ज़्यादातर देशों ने शांति की अपील की, कुछ देशों ने अपने नफ़े नुकसान के मुताबिक पाला भी चुन लिया और बयान दे दिए। इन सब का जिक्र हम आज के शो में करेंगे और जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी क्या है, भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को कैसे नष्ट किया, और जानेंगे कि दुनिया इस ऑपरेशन पर क्या कह रही है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी गई। बताया गया कि ऑपरेशन रात 1:05 से रात 1:30 बजे तक चला। पाकिस्तान और POK में 9 टारगेट्स पहचाने गए। इन्हें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। कौन कौन से ठिकाने थे, नाम आप सुन लीजिए। मुजफ्फराबाद के 2 आतंकवादी शिविर थे, सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप। 2 कैंप कोटली के थे, गुलपुर और अब्बास कैंप। एक कैंप था भिम्बर का बरनाला कैंप। ये कुल 5 कैंप POK के थे। इनके अलावा 4 और ठिकाने टारगेट किए गए जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर थे। आप नाम सुन लीजिए। सियालकोट का सरजल और महमूना जोया कैंप, मुरीदके का मरकज तैयबा और बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में मौजूद इन 4 आतंकवादी कैंप्स को भी नेस्तनाबूद किया गया। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के नाम नहीं बताए गए, बल्कि वहां ट्रेनिंग पाने वाले आतंकी संगठनों की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि कब, कहां, कौन से हमले की तैयारी की जाती थी। आप खुद ही सुन लीजिए। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिम्बर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली,
यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आपने भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, ऑपरेशन की डिटेल्स जान ली, लेकिन इसमें ये जानकारी नहीं दी गई कि कौन से आतंकवादी और कितने आतंकवादी मारे गए हैं। ऐसे आंकड़े आने में वक्त लगता है, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट अभी चल रहा होगा, लेकिन आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से स्वीकारोक्ति आ गई है। उसने बयान जारी करके कहा है कि इस हमले में जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए। पूरी जानकारी और जैश के बनने की स्टोरी हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप पहले जान लीजिए कि भारत के मिलिट्री एक्शन पर दुनिया ने कहा क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खेदजनक है, हमने इसके बारे में सुना है, लंबे समय से चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी खत्म होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम लगातार भारत पाकिस्तान विवाद पर नजर बनाए हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द शांति आएगी। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो दोनों देशों के हालात से चिंतित हैं, दोनों को ही संयम बरतना चाहिए। तुर्की ने कहा कि भारत के मिलिट्री एक्शन ने युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है, दोनों देशों को अब शांति से काम लेना चाहिए। भारत में इसराइल के राजदूत रूबेन अजार ने एक बयान में कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। एक्स पर अजार ने लिखा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। फ्रांस ने चिंता जाहिर की है कि दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति है, अगर हिंसा भड़की तो अंजाम बुरा हो सकता है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद के संकट से खुद को बचाने की भारत की इच्छा को समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों देश इस तनाव को कम करें। चीन ने कहा कि वो भारत के मिलिट्री एक्शन से चिंतित है, वो आतंकवाद का विरोध भी करता है और दोनों ही देशों से शांति की अपील करता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय सेना के ऑपरेशन का समर्थन किया। प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हर देश आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर आतंकवाद किसी दूसरे देश की जमीन पर पनप रहा है तो उसे खत्म करने का अधिकार भी होना चाहिए। भारत ने आतंकवादियों के जो कैंप नष्ट किए हैं बिल्कुल सही हैं, किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। रूस, यूएई, कतर, जापान ने भी दोनों मुल्कों से शांति की अपील की है। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वॉर का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है। ये वही व्यक्ति हैं जो वहां पार्लियामेंट में जाकर न्यूक्लियर कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जिसमें 3 रफाल हैं, एक Su-30, एक MiG-29 शामिल है। साथ ही पाकिस्तान एक हेरॉन ड्रोन को भी गिराने का दावा कर रहा है, पर ये दावे हैं। भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जब तक नहीं आता तब तक हम इस बारे में अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसी तरह का दावा किया था और इस दावे पर चीन में स्थित भारतीय दूतावास का जवाब आ गया है एक्स पर। उन्होंने इस दावे को झूठा बताया है, कहा है कि ग्लोबल टाइम्स को इस तरह की जानकारी देने से पहले उसका सत्यापन करना चाहिए था। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार ये भी दावा कर रही है कि भारत के ऑपरेशन में उसके आम नागरिकों की जान गई है।
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत के हवाई हमले और एलओसी पर हुई गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई जबकि 46 लोग घायल हैं। इसी तरह का दावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी उर्दू से बातचीत में भी किया। भारत के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी है। इसमें अब तक भारत के कम से कम 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। भारत ने भी इसका जवाब एलओसी पर देना शुरू कर दिया है। यहां से भी आर्टी फायर हो रहा है। एलओसी से ज्यादा पैनिक वैसे पाकिस्तान में जो अंदर मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं वहां पर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत के ऑपरेशन के बाद जैश ए मोहम्मद ने खुद स्टेटमेंट जारी करके जानकारी दी है। बीबीसी उर्दू ने जैश का बयान छापा है। इस बयान के मुताबिक भारत के ऑपरेशन में आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इसमें मसूद की बड़ी बहन और बहनोई, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में सुबहान अल्लाह मस्जिद पर हमला हुआ। इसमें मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मसूद के परिवार, उसके साथियों का मारा जाना और उसके ट्रेनिंग कैंप का नष्ट हो जाना भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये पता लगाने के लिए आपको जैश के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा जानना होगा और ये भी जानना होगा कि पाकिस्तान ने उसे कैसे पनाह दी। इसके लिए आपको समय में पीछे चलना पड़ेगा। ये बात है सोवियत अफगान वॉर के वक्त की। साल था 1979। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन समर्थित सरकार खत्म हो और इसके लिए वो मुजाहिदीन को खूब पैसा और हथियार दे रहा था। इसमें कई ऐसे छोटे संगठन थे जो लड़ तो सोवियत यूनियन के खिलाफ रहे थे, लेकिन इनकी प्रवृत्ति और विचार कट्टरपंथी थे। इनमें से कुछ आतंकवादी समूह भी बने आगे चलकर। उस दौर में अमेरिकी मदद पाने वाला ऐसा ही एक आतंकवादी समूह था हरकतुल मुजाहिदीन उर्फ HUM। यह अफगानिस्तान में सक्रिय संगठन हरकतुल जिहाद से टूटकर बना था। अफगान युद्ध खत्म होने के बाद HUM बहुत सक्रिय रहा। उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गतिविधि अपनी शुरू कर दी, इसलिए भारतीय सेना ने उसके खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू किए। साल 1994 आते आते HUM का अस्तित्व खतरे में आया। उस समय इस संगठन का सेक्रेटरी था मौलाना मसूद अजहर। ये बहावलपुर का ही है। 1994 में ही उससे और उसके साथियों को जेल में ठूंस दिया गया। मसूद की रिहाई के लिए HUM ने प्लान बनाया। दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया। फ्लाइट को अगवा करके HUM के लोग तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान ले गए, कंदहार में। उन्होंने यात्रियों को छोड़ने की एवज में मसूद अजहर और अन्य आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। भारत को मजबूर होकर इन आतंकवादियों को तब छोड़ना पड़ा। मसूद अजहर वापस पाकिस्तान गया, लेकिन वहां जाते ही वो हरकतुल मुजाहिदीन से अलग हुआ। साल 2000 में उसने अपना अलग ग्रुप बनाया, नाम जैश ए मोहम्मद। जैश ने पहला बड़ा हमला किया अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। इस हमले में 38 लोगों की जान गई। अगला बड़ा हमला उसी साल दिसंबर में हुआ, देश की संसद पर हमारी। इस हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए। इस हमले के बाद अमेरिका ने इससे आतंकवादी संगठन घोषित किया। मसूद भी दुनिया की नज़र में आतंकवादी हो चुका था, लिहाजा पाकिस्तान ने दबाव में आकर लीपापोती करने की कोशिश की और कहा कि हमने मसूद को नज़रबंद कर लिया है। उस समय पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति होते थे। मसूद के नज़रबंद होने से जैश नाराज हुआ और उसने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। जैश के हमले बढ़े तो पाकिस्तान की सरकार ने एक आतंकवादी समूह के साथ समझौता कर लिया। ISI के संरक्षण में वो कई सालों तक गायब रहा। मसूद अजहर की बात कर रहा हूँ। दावा किया जाता है कि इस दौरान उसने पाकिस्तान और कश्मीर के नौजवानों को भर्ती किया और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया, आतंकवाद की ट्रेनिंग। साल 2009 में खबर आई कि इस संगठन ने पाकिस्तान के बहावलपुर में 6.5 एकड़ में अपना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसमें मस्जिद, मदरसा और एक ट्रेनिंग सेंटर था जहां आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था। यही कॉम्प्लेक्स बाद में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय बना दिया गया और यहीं से ट्रेनिंग पाए आतंकवादियों ने कई आतंकवादी हमले किए। इनमें 3 सबसे कुख्यात थे। पहला 2016 का पठानकोट एयरबेस पर हमला, 7 जवान शहीद हुए। दूसरा सितंबर 2016 में उड़ी सेक्टर में मौजूद भारतीय सेना की ब्रिगेड कमांड पर हमला, इसमें 19 सैन्य अधिकारियों की जान गई। तीसरा फरवरी 2019 में पुलवामा में 40 CRPF अधिकारियों पर हमला, ये भी शहीद हुए। इन सभी में जैश का नाम आया। 7 मई को इसी के मुख्यालय को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। लेकिन जैश अकेला बड़ा संगठन नहीं है। हाफिज सईद के लश्कर तैयबा की भी ट्रेनिंग साइट को नष्ट किया गया है, उससे भी पाकिस्तान ने पनाह दी गई है। ब्रीफ में आपको उसकी भी कहानी बता देते हैं। इस संगठन के तार भी सोवियत अफगान वॉर से ही जुड़ते हैं। जब पाकिस्तान की इस लड़ाई में एंट्री हुई तो वहां मकतब अल खिदमत की स्थापना हुई। ये गुट अरब देशों से आने वाले जिहादियों को लड़ने के लिए तैयार करता था, फिर उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाता था। उसी दौर में हाफिज सईद सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा। तब जनरल जियाउल हक की सरकार थी। जनरल जिया ने उसको सरकारी काउंसिल में बैठा दिया, फिर लाहौर यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाई।
1985 में हाफिज सईद और जफर इकबाल ने मिलकर जमात-उद-दावा की बुनियाद रखी और इसका मकसद चैरिटी बताया। हालांकि ये बैकडोर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। 1986 में हाफिज सईद ने अपने सऊदी अरब में मिले दोस्त अब्दुल्ला आजम और दूसरे इस्लामी नेताओं के साथ मिलकर एक नया गुट बनाया जिसका नाम रखा मरकज़ उद-दावा वल इरशाद MDI। फिर आया 1989 का साल। 24 नवंबर को पेशावर में कार में बम धमाका हुआ, इसमें अब्दुल्ला आजम मारा गया। आज तक नहीं मालूम चला कि सीधे सीधे किसने करवाया था। हालांकि एक थ्योरी चलती है कि इस धमाके के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद था। आजम की मौत के बाद हाफिज सईद ने अपना फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ा। 1990 में उसने लश्कर तैयबा बनाने में मदद की। इसे MDI का मिलिट्री विंग कहा गया। कई जानकार मानते हैं कि लश्कर के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट और सऊदी अरब का पैसा था। आगे चलकर लश्कर ने ग्लोबल जिहाद का नारा दिया। फिर 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ। इसमें लश्कर का हाथ था। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव डाला। हाफिज सईद को हिरासत में रखा गया कुछ वक्त के लिए, लेकिन कुछ ही महीनों में वो रिहा भी हुआ। रिहा होने के बाद MDI का नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया। ये साबित करने की कोशिश की कि लश्कर से कोई संबंध नहीं। फिर जुलाई 2006 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, उसमें भी सईद का नाम आया। कुछ समय के लिए फिर से जेल में रखा, बाद में कोर्ट के आदेश पर रिहा हुआ। 2008 का साल आया। 26 नवंबर को पाकिस्तान से 10 आतंकवादियों ने मुंबई में तबाही मचाई, 166 लोगों की हत्या की, 300 से अधिक लोगों को घायल किया। इस हमले में लश्कर का नाम आया। भारत ने UN में सईद के खिलाफ दरखास्त लगाई, बैन लगाने और आतंकवादी घोषित करने की मांग की। सईद ने कहा कि इल्ज़ाम गलत हैं, जमात-उद-दावा और लश्कर का आपस में लेना देना नहीं, और ये भी कहा कि मैं लश्कर का मुखिया कभी रहा नहीं। लेकिन UN ने सबूतों पर गौर किया। दिसंबर 2008 में सईद और जमात-उद-दावा को बैन किया गया। 2012 में अमेरिका ने सईद पर 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा और वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में भी शामिल हुआ। पाकिस्तान में उसे कई बार अरेस्ट किया गया, लेकिन हर बार वो छूट ही जाता है। जब भी वो बाहर निकला, जलसों में भारत के खिलाफ जहर उगला करता था, कश्मीर के लोगों को भड़काता था। फिर 2019 में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव पड़ा, IMF की फंडिंग बंद हुई, FATF का स्ट्रेस आया, UN ने भी प्रेशर डाला। उसी बरस सईद पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय हुए और जुलाई 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया। अलग अलग मामले में उसे 30 बरस से ऊपर की सजा सुनाई जा चुकी है। सईद अभी लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है। ऐशो आराम की जिंदगी है ना, जेल में बंद का मतलब कोई कष्ट नहीं है उसे। वैसे वो जेल में है, ये भी पाकिस्तान सरकार का दावा ही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सईद जेल में नहीं बल्कि अपने घर में रहता है। इन सारे डेवलपमेंट्स पर हमने जानकारों से पूछा कि भारत ने लश्कर और जैश के मुख्यालयों पर हमला किया है। इन दोनों संगठनों ने भारत में कई आतंकवादी हमले किए। भारत के इस एक्शन से संगठनों पर कितना डेंट पड़ेगा, पहले सुनिए। देखिए, कुछ डेंट तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इनकी गतिविधियां कुछ कम हो जाती हैं, पर रुकती नहीं हैं। हमने देखा बालाकोट के बाद भी, और कि ये है कि बड़े अटैक नहीं होते पर छोटे मोटे अटैक चलते रहते हैं और वो चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे संगठनों को खत्म करना आसान नहीं है। हमने दुनिया की तारीख में देखा है, कोई भी मुल्क नहीं कर पाया, ना अमेरिका ना कोई और मुल्क। तो ये तो चलता रहेगा, पर हाँ, कुछ डेंट तो जरूर पड़ेगा, कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। भारत आतंकवादियों पर इस तरह की स्ट्राइक पहले भी कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर पड़ा नहीं। उसने आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखा। इस हमले का कितना असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है? पाकिस्तान पे भी कुछ असर पड़ेगा बेशक, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये अब उनकी नेशनल आइडियोलॉजी का हिस्सा बन चुका है। ये समर्थन देना उनकी फौज की आइडियोलॉजी का, उनकी विचारधारा का, उनके अस्तित्व का, तो उसको खत्म करने के लिए तो बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी और बहुत भारी नुकसान करना पड़ेगा, जिसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ असर पड़ेगा, पर पाकिस्तान फिर भी करता रहेगा समर्थन। हमने ये देखा, जैसे आप कह रहे हैं, बालाकोट के बाद भी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी। और ये संगठन भी आदी हैं नुकसान उठाने के, इनके यहाँ लोग मरते रहते हैं, तो ये कोई बहुत भारी नुकसान नहीं है उनकी नजर में। वो इस तरह के नुकसान के आदी हैं। पाकिस्तान इस ऑपरेशन का जवाब किस तरह दे सकता है? क्या ये विवाद और बढ़ सकता है? अब ये सुनिए। बिल्कुल इस विवाद की बढ़ने की आशंका नहीं है, बल्कि निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान फौज का अस्तित्व
और आर्मी चीफ की पोजीशन और फौज की पोजीशन उनकी राजनीति में, उनके मुल्क में इसी पे निर्भर है कि वो जवाब देंगे, और वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो यही नहीं होगा कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, पर हो सकता है उनके हाथ से सत्ता ही छिन जाए, ताकत ही छिन जाए उनके हाथ से। तो उनको भी जवाब देना उनके लिए भी एक राजनीतिक मजबूरी है, तो वो जवाब देंगे। और उनका फॉर्मूला इस तरह का होता है कि वो तकरीबन बराबर बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा प्लस ही देते हैं, जो हमने देखा बालाकोट के बाद कि उन्होंने फिर अपने हवाई भेजे जहाज, और फिर हमला किया, क्योंकि उनका भी बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वहां से भी होगा, और फिर देखना होगा कि भारत का भी क्या उसके जवाब में क्या जवाब होता है। ये था आज का राजदूत, जिसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। हम समझते हैं कि बहुत सारी जानकारियां हम इसमें इंक्लूड करने से छूट गए, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है। आपने राजदूत देखा जिसमें हमने कुछ जानकारी आपको दी, आप केजी समाचार भी देखे जिसमें आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से और सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि भारत सरकार ने क्या क्या चीज़ें की हैं। और आप खबरगांव के बाकी वीडियो प्रेजेंटेशंस पर भी गौर कीजिए, वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे ढेर सारी जानकारी आपको हम कम से कम समय में देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कल राजदूत में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ अभी विदा ले रहे हैं, लेकिन आपको बने रहना है खबरगांव के साथ।